स्वागत है आप सभी का दृष्टि IQ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह कंप्लीट हो चुका है। इस दौरान कई ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस 8 से 14 सितंबर के दौरान जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए हैं, उनमें से वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर इस एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिनमें करंट अफेयर पूछा जाता है, और करंट अफेयर लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो सीरीज को फॉलो करने से आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। तो इस वीडियो सीरीज को जरूर फॉलो करें। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 14 सितंबर के बीच की 40 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय होगा। उस बीच में आपको राइट आंसर सोचना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहां पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है भूपेंद्र पटेल ने। भूपेंद्र पटेल जो हैं ये गुजरात के घटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और अब ये गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि भूपेंद्र पटेल जो हैं ये गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि इनसे पहले जो विजय रूपाणी थे वो 16वें मुख्यमंत्री थे। तो इस तरीके से भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही ये गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। अब आगे देखते हैं, 11 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इन्होंने इनमें से कौन से शहर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में, जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था लेकिन अब इसका नाम है प्रयागराज, तो यहीं पर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी होगी इसमें बच्चे लॉ की पढ़ाई कर सकेंगे, कानून की पढ़ाई कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली हैं और हाल ही में इसकी आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, आयुष यूनिवर्सिटी, और ये पूरे राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसी तरीके से 11 सितंबर को, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। फिर इसके 3 दिन बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ये उत्तर प्रदेश से ही थे, तो इन्हीं के नाम पर एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये अलीगढ़ में बनाई जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज के बारे में अच्छे से याद रखना है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में NDB कहा जाता है, इसने कितने देशों को बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? यानी कि सिंपली आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसमें कौन से नए सदस्यों को शामिल किया गया है? देखिए, अभी तक जो NDB में टोटल 5 कंट्री शामिल थे जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं, और ये थे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी इसी साल 3 नए मेंबर्स इसमें शामिल हो गए हैं NDB में। तो ये 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो है UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। फिर इसके बाद है अगला देश उरुग्वे, जो कि एक, आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका का देश है। फिर इसके बाद है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो यही तीनों देश जो हैं ये NDB में हाल ही में शामिल हुए हैं। NDB जो बैंक है ये ब्रिक्स बैंक इसको बोला जाता है और इसका मुख्यालय है चीन के संघाई शहर में। इसके बाद अगला सवाल है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे
कौन से दिन मनाया जाता है? तो आत्महत्या के रोकथाम के लिए हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और ये कौन से दिन होता है? ये होता है 10 सितंबर को। इस बार इसकी थीम भी रखी गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि एक्शन के जरिए लोगों में होप पैदा करना ताकि वो आत्महत्या का ख्याल न लाएं। तो इसकी थीम इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज हाल ही में कौन सा शुरू किया गया है? तो हाल ही में देश का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया गया है। इसका नाम है INS ध्रुव। जो INS ध्रुव जहाज है इसको हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ये एक परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, यानी कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं उनको ये आसानी से ट्रैक कर सकता है, जिससे तुरंत अलर्ट कर देगा और जवाबी कार्रवाई की जा सकेगी। तो INS ध्रुव जो है ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हर साल NIRF इंडिया रैंकिंग जारी होती है जिसमें भारत के जो सरकारी संस्थान हैं उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। तो 2021 के लिए इसको हाल ही में जारी किया है भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने 9 सितंबर को इसको लॉन्च किया है। इसमें टोटल 11 कैटेगरी हैं जिसमें भारत के संस्थानों को रैंक किया गया है। इन्हीं 11 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है ओवरऑल कैटेगरी, यानी कि भारत के सभी संस्थानों की एक ओवरऑल कैटेगरी बनाई गई है और इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है IIT मद्रास ने। जो भारत का एक IIT संस्थान है चेन्नई में, IIT मद्रास, इसने भारत के समग्र श्रेणी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है IISc बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये इसमें सेकंड स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 11 कैटेगरीज हैं जिनमें भारत के संस्थानों को रैंक किया गया है। इन 11 कैटेगरीज में से एक ऐसी कैटेगरी है जिसको इसी साल शामिल किया गया है, इससे पहले ये कैटेगरी नहीं थी, और ये है रिसर्च यानी कि अनुसंधान की कैटेगरी। तो इस बार रिसर्च को शामिल किया गया है। इसमें जो भारत का टॉप इंस्टीट्यूट है वो है IISc बेंगलुरु। जो अभी मैंने आपको बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, इसने ओवरऑल कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। और रिसर्च कैटेगरी जो कि इसी साल शामिल की गई है उसमें इन्होंने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। अगर आप इन सभी कैटेगरीज में किन संस्थानों ने टॉप किया है जानना चाहते हैं तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है? यानी कि एक एयर प्योरीफायर लगाया गया है और ये भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर है। तो आपको बताना है कि इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है। तो आई होप कि आपने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, साथ ही एक यूनियन टेरिटरी भी है, यही पर भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर लगाया गया है। क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर है तो आपको इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। इसकी हाइट है 24 मीटर। तो इतनी हाइट का ये जो एयर प्योरीफायर है, इसमें जो प्रदूषित हवा है वो एक तरफ से एंटर करेगी और जो इसमें प्रदूषित कण हैं वो सब इसी में फिल्टर हो जाएंगे और फिर आगे स्वच्छ वायु निकलेगी। तो इस तरीके से ये हवा को प्योरीफाई करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन सी पार्टी से जुड़े थे। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस जो थे ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ये भारत के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आप जानते हैं अभी के समय जो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, लेकिन इनसे पहले 2013-14 में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस। तो इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? दोस्तों ये जो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है इसको कछुआ संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये काफी बड़ा पुरस्कार होता है। ये हाल ही में दिया गया है एक भारतीय जीव विज्ञानी को जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह।
तो शैलेंद्र सिंह ने ऐसा क्या किया जिसके कारण इनको ये बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने बेसिकली भारत में जो कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से 3 प्रजातियां जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी और उनको विलुप्ति से बचाने में इन्होंने काफी अहम योगदान दिया है, जिसके कारण इनको बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर होगा शैलेंद्र सिंह। तो दोस्तों आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पा रहे होंगे। अगर आपने हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, उत्तराखंड का नया राज्यपाल हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोटल 4 राज्यों में नए राज्यपालों को अपॉइंट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों को ही बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है गुरमीत सिंह, राइट। यहाँ पर चारों ऑप्शन में ही मैंने उन सभी के नाम लिखे हैं ताकि आपको इजीली याद हो पाए। गुरमीत सिंह जो हैं इनको उत्तराखंड राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। RN रवि जो कि पहले नागालैंड के राज्यपाल थे, अब इनको तमिलनाडु में भारत का नया राज्यपाल बना दिया गया है, राइट। तमिलनाडु के नए राज्यपाल बन गए हैं RN रवि। फिर जगदीश मुखी, आप जानते हैं ये इस समय असम के राज्यपाल हैं। तो असम के राज्यपाल के अलावा अब इनको नागालैंड के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि जो नागालैंड के राज्यपाल थे RN रवि, अब इनको तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके बाद लास्ट में है बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित जो कि अभी तक तमिलनाडु के राज्यपाल थे, साथ ही इनके पास पंजाब के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार था, अब इनको पंजाब का परमानेंट राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये पंजाब के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा तो आप इजीली बता लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसको बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। इन्होंने बेबी रानी मौर्य का स्थान लिया है क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो मैंने आपको बताया, इनको यहाँ पर मैंने एक टेबल में लिख भी दिया है ताकि आप इनको इजीली याद रख पाएं। यहाँ पर उस राज्यपाल का नाम है जो कि पहले थे और अभी जो नए बने हैं उनको यहाँ पर दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है। जैसे कि उत्तराखंड में पहले बेबी रानी मौर्य थी लेकिन अब बन गए हैं गुरमीत सिंह। तो इस तरीके से आप इस टेबल को एक बार देख सकते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने यू ब्रीथ लाइफ नामक विश्व का पहला पौधा आधारित वायु शोधक विकसित किया है। तो हाल ही में भारत का एक IIT संस्थान है IIT रोपड़, इसने दुनिया का पहला पौधा आधारित वायु शोधक यानी कि एयर प्यूरीफायर डेवलप किया है। तो ये जो एयर प्यूरीफायर बनाया गया है ये पौधे का इस्तेमाल करके हवा को शुद्ध करता है। इसको बनाया है IIT रोपड़ ने। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था NIRF रैंकिंग के बारे में, और NIRF रैंकिंग में जो IIT रोपड़ है इसने भी एक कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है और वो है आर्किटेक्चर की कैटेगरी। आर्किटेक्चर यानी कि भारत में जो वास्तुकला के लिए संस्थान है उनमें भारत का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट है IIT रोपड़। तो इसी ने हाल ही में यू ब्रीथ लाइफ नाम का पौधा आधारित वायु शोधक विकसित किया है। ये जो एयर प्यूरीफायर है अगर आप इसको किसी भी कमरे में रख देंगे तो ये वहां की एयर को प्यूरीफाई कर देगा। संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया। तो दुनिया भर की जो संसद हैं उनके अध्यक्षों का एक सम्मेलन होता है और ये हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 साल पहले हुआ था और अब इस साल हुआ है। इस साल इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें दुनिया भर की जो संसद के अध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, यानी कि इसमें भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। अब आगे देखते हैं, निम्न में से किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। सबसे पहले यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि ये फर्नरी आखिर क्या है। तो फर्नरी बेसिकली क्या है, जो फर्न पौधा होता है, आप जानते हैं फर्न एक प्रकार का पौधा होता है और इसके संरक्षण के लिए फर्नरी बनाई जाती है। वहां पर फर्न के ही कई सारे पौधे, कई सारी प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं, उनकी स्पेशल देखभाल की जाती है ताकि उनका संरक्षण हो सके। वैसे तो भारत में इस तरह से कई सारी फर्नरी हैं, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है इसको हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन सी होगा।
अगर आपसे जिले का नाम पूछें तो याद रखिए उत्तराखंड के जिस जिले में है वो है अल्मोड़ा जिला। अब आगे देखते हैं, 11 सितंबर को इनमें से किस राज्य में कृषि महोत्सव यानी कि एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है, किसानों का त्यौहार होता है नुआखाई। आपको बताना है कि ये कौन से शहर में, कौन से राज्य में मनाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा में हर साल नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि एक कृषि महोत्सव है। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान, आपको याद होगा 2020 में यहां पर 4 अगस्त को एक भयंकर विस्फोट हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट जो केमिकल होता है उसमें विस्फोट हो गया था, जिसके चलते यहां पर लगभग 200 लोग मारे गए थे और हजारों लोग यहां पर घायल हुए थे। तो उसी के बाद लेबनान की सरकार की लापरवाही के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब 1 साल बाद यहाँ पर नए प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट हुई है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेबनान की राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी बेरूत, और यहीं पर तो विस्फोट हुए थे पिछले साल। तो बेरूत में ही 2020 में विस्फोट हुए थे। इसकी राजधानी बेरूत है। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, हाल ही में इनके पर्यटन मंत्रियों और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये हुआ था असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में। वैसे असम का जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है शहर वो गुवाहाटी ही है, लेकिन असम की राजधानी याद रखिएगा, असम की राजधानी है दिसपुर, जो कि बहुत ही कम ही न्यूज़ में रहती है। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, ये बेसिकली भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर पर्यटन के विकास के लिए आयोजित किया गया था। इसमें भारत के जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सरकार ने इनमें से किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि पुणे। तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर होगी। हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर आपको पता होगा कई सारी चीजों का नाम बदला गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, अब इसका नाम बदल करके भारत के जो महान हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका नाम कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने ही एक और अनाउंसमेंट की है कि महाराष्ट्र में यहाँ पर IT क्षेत्र में जो भी लोग बेहतरीन योगदान देंगे उनको महाराष्ट्र की सरकार राजीव गांधी के नाम पर IT क्षेत्र के लिए पुरस्कार प्रदान करेगी। तो IT क्षेत्र में एक पुरस्कार की स्थापना की है राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार ने। फिर इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो अभी मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार एक साइंस सिटी की स्थापना करेगी पुणे शहर में। और इसके अलावा चौथा है कि असम की कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि असम में जो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, अब इसका नाम सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क किया जाएगा, यानी कि इसमें से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाया जाएगा। तो राजीव गांधी के नाम पर ये सारी चीजें जो हुई हैं ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने इंडियन एयरफोर्स के लिए यानी कि IAF के लिए किस कंपनी से 56 C-295 MW मालवाहक विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? यानी कि भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 C-295 MW नाम का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनको खरीदने वाली है। आपको बताना है कि ये कौन सी कंपनी से भारत खरीदेगा। तो देखिए, जो फ्रांस में एयरबस कंपनी है उसी की एक सब्सिडरी है जो कि स्पेन में है, इसका नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। तो इसी से इंडियन एयरफोर्स के लिए C-295 MW मालवाहक विमान खरीदे जाएंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये 5 से लेकर 10 टन के वजन को ले जा सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग और भी कई सारी चीज़ों में किया जा सकता है। इनमें से ये जो 56 विमान होंगे इनमें से 16 जो एयरक्राफ्ट होंगे इनको डायरेक्टली वहीं पर बनाकर भारत में लाया जाएगा।
इसके अलावा जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे इनको भारत में ही टाटा कंपनी बनाएगी। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे देखते हैं अब इनमें से किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह की परियोजना भारत में पहली बार शुरू की गई है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। और जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और जो दवाइयां हैं, वैक्सीन हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना जो है ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है और इसको शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य में। हाल ही में भारत के जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ही तेलंगाना में इसकी शुरुआत की है। तेलंगाना में यहाँ की राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। 11 सितंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। आपको बताना है कि ये कौन से स्थान पर हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है ये पहली बार हुई थी। इससे पहले भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 डायलॉग हो चुकी है, लेकिन वो सचिव स्तर की थी। तो पहली बार मंत्री स्तर पर भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया। और अच्छी बात यह है कि भारत ने ही इसकी मेजबानी की है, यानी कि इसका आयोजन भारत के किसी शहर में किया गया है। तो ये कौन सा शहर है? यह है नई दिल्ली। तो दोस्तों नई दिल्ली में ही हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया। अब जो 2+2 डायलॉग होती है इसमें 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 2 लोग भारत की तरफ से और 2 लोग दूसरी कंट्री यानी कि यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो 2 लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से शामिल हुए हैं। ये बेसिकली विदेश मंत्रालय और जो रक्षा मंत्रालय होता है उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मंत्री स्तर पर हो रही है तो दोनों देशों के जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जिस क्रम में यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हैं, उसी क्रम में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री हैं पीटर डटन ये हैं और जो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री हैं मारिस पायने ये यहाँ पर हैं। तो इन्होंने भारत में विजिट किया था और नई दिल्ली में इन चारों लीडर्स ने इस बैठक में हिस्सा लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बन गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सुहास यथिराज। और आई होप कि आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स का समापन हुआ था, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं उन सबको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में पहली बार एक आईएएस अधिकारी ने कोई भी मेडल जीता है और ये हैं सुहास यथिराज। ये वैसे तो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है, लेकिन अभी के समय ये नोएडा में डीएम के पद पर हैं। तो आपको याद रखना है इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेडल जीता है तो याद रखिए इन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल। 9 सितंबर को इनमें से किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया है ये चलेगा भारत के 698 जिलों में और 17,475 गांव में, यानी कि 698 जिलों के 17,475 गांवों को इसमें कवर किया जाएगा। यहां पर ये सर्वे किया जाएगा। देन इसके बाद ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यहां पर आपको बताना है T20 विश्व कप 2021 इनमें से कौन से 2 देशों में आयोजित किया जाएगा। तो ये इस साल का क्रिकेट में काफी बड़ा इवेंट होने वाला है। इसका आयोजन किया जाएगा 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में। ये वैसे तो पहले भारत में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको दूसरे कंट्रीज में करवाया जा रहा है। और ये जो इस बार का वर्ल्ड कप होगा इसको 2 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे। ये 2 देश कौन से हैं? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा कंट्री है ओमान। वैसे तो इसके ज़्यादातर मैच यूएई में ही खेले जाएंगे, लेकिन शुरुआत के कुछ मैच ये ओमान में भी होंगे। तो इस तरीके से इस बार के T20 वर्ल्ड कप के 2 मेजबान कंट्री हैं यूएई और ओमान। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। आयोजक यानी कि कौन इसको आयोजित करेगा? आईसीसी। मेजबान कंट्री इस बार 2 हैं, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। इसमें
टीमों की संख्या इस बार है 16, जिनमें भारत भी है, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज भी हैं। तो 16 टीमें इस बार हिस्सा लेंगी और कुल मैच खेले जाएंगे 45। अब आगे देखते हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का 130वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? डूरंड कप जो प्रतियोगिता होती है, कई बार इसके बारे में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो याद रखिए, जो डूरंड कप है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ये न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में ही सबसे पुराना क्लब लेवल का टूर्नामेंट था। आप देख सकते हैं इसका 130वां संस्करण हो रहा है, यानी कि ये काफी पुराना है। तो इस साल इसका आयोजन किया जा रहा है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी और ये लगभग 1 महीने तक चलेगा, यानी कि ये अक्टूबर में भी जाने वाला है। आगे देखते हैं, इनमें से किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया? तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है भारत। तो भारत की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 हाल ही में आयोजित किया गया है, यानी कि इसकी अध्यक्षता की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें सभी 5 देशों के जो मेन लीडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया था, यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इन सभी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वैसे इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वहां पर मैंने इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर किया है। ब्रिक्स के बारे में, एनडीबी जो कि ब्रिक्स का ही बैंक है, इन सब के बारे में वहां पर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ये वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें यहाँ पर है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, फिर ये हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये हैं सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, और ये हैं जेयर बोल्सोनारो, ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा की सरकार ने अनाउंस किया है कि राज्य के जो भी युवा विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर विदेशों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार मदद करेगी और इसके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा जिसका नाम होगा विदेश सहयोग विभाग, यानी कि फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो हरियाणा सरकार ऐसा करने वाला, इस तरह का विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, हाल ही में संपन्न हो चुका है। तो आपको बताना है यूएस ओपन 2021 के महिला एकल यानी कि वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु जो हैं ये ब्रिटेन की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये हैं एम्मा रादुकानु, और इन्होंने जिनको हराया है इनका नाम है लेला फर्नांडिस, ये हैं कनाडा से। तो ब्रिटेन की जो एम्मा रादुकानु हैं इन्होंने कनाडा की लेला फर्नांडिस को हराकर इस बार के यूएस ओपन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर आप जो ट्रॉफी देख रहे हैं ये यूएस ओपन की विनर्स की ट्रॉफी होती है, और इन्होंने जो ट्रॉफी ले रखी है इसको बोला जाता है यूएस ओपन की फाइनलिस्ट ट्रॉफी, यानी कि जो फाइनल में पहुंचता है लेकिन हार जाता है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेनियल मेडवेडेव। यहाँ पर नोवाक जोकोविच इसका आंसर नहीं होगा। हालांकि इस साल के जो बाकी के तीनों टूर्नामेंट हुए थे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, उसको नोवाक जोकोविच ने ही जीता था, लेकिन इस बार का जो आखिरी ग्रैंड स्लैम था यूएस ओपन, उसके फाइनल में तो ये पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में ये डेनियल मेडवेडेव से हार गए। तो डेनियल मेडवेडेव ने, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं विनर्स की ट्रॉफी मिली है डेनियल मेडवेडेव को, जो कि रूस के हैं, और फाइनलिस्ट ट्रॉफी मिली है नोवाक जोकोविच को, जो कि हैं सर्बिया के खिलाड़ी। वैसे आपको बता दूं, सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच हैं ये दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि रूस के जो डेनियल मेडवेडेव हैं ये दुनिया के नंबर 2 के सबसे महान टेनिस खिलाड़ी हैं।
आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस साल के जो चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हुए थे, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, जहां पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं उनको मैंने वहां पर कवर किया है। साथ ही इनको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसके नए अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला देश जिसने टीकाकरण शुरू किया है, यह देश है क्यूबा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 7वें यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत की एक लेखिका हैं नमिता गोखले, इनको हाल ही में 7वें यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में अपॉइंट किया गया है? देखिए, आपको पता होगा जो G20 है, इसमें एक तो है यूरोपियन यूनियन और साथ ही में 19 अलग अलग कंट्रीज हैं, तो इन्हीं के ग्रुप को बोला जाता है G20 ग्रुप। तो साल 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। इसी के लिए भारत ने G20 के लिए शेरपा के रूप में अपॉइंट किया है भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनको G20 2023 के लिए भारत के शेरपा के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो 2023 में तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन इससे पहले 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया, और इस साल यानी कि 2021 में कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा है? यह है इटली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम को कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 माह। आप जानते हैं एक कानून है जिसको बोलते हैं अफ्स्पा, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये आया था 1958 में। तो इसके तहत क्या है, जो भारत के सशस्त्र बल हैं उनको विशेष अधिकार दिया जाता है, वो बिना किसी पूर्व अनुमति के ही किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो हाल ही में अफ्स्पा कानून के तहत असम को एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कई तरह की विरोधी एक्टिविटी हो रही है। आगे देखते हैं, इनमें से किस राज्य ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया है? रजनीश कुमार के बारे में आप जानते होंगे, ये SBI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि अभी के समय SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, लेकिन दिनेश कुमार खारा से पहले SBI के अध्यक्ष थे रजनीश कुमार। तो अभी इन्हीं को आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, और इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? डुगोंग, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक समुद्री जीव होता है, और इसी के संरक्षण के लिए भारत में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा, और ये बनेगा तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में ही क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा डुगोंग पाए जाते हैं। जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक खाड़ी है, यहाँ पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए यहीं पर डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। बाकी अब मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के अभी अभी नए राज्यपाल बने हैं RN रवि, तो इनका नाम भी याद रखिए। वर्ष 2021 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्तियों या फिर संस्थानों को यह पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसको फिलीपींस की सरकार देती है।
तो इस बार ये दिया गया है 5 व्यक्तियों या फिर संस्थानों को। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहां पर आप देख सकते हैं इस बार 4 व्यक्तियों और 1 संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इनमें से एक तो है पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, फिर बांग्लादेश की एक वैज्ञानिक हैं फिरदौसी कादरी, अमेरिका के एक ह्यूमैनिटेरियन व्यक्ति हैं स्टीवन मुंशी, इसके अलावा फिलीपींस के एक व्यक्ति हैं रॉबर्टो बेलोन, और जिस संस्था को ये पुरस्कार दिया गया है इसका नाम है वॉच डॉग, ये इंडोनेशिया की एक संस्था है। तो इस बार इन्हीं 5 व्यक्तियों या फिर संस्थानों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यानी कि किस नेशनल हाईवे पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? इसका मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको इमरजेंसी के दौरान इस नेशनल हाईवे पर लैंड करवाया जा सकता है। तो ये कौन से नेशनल हाईवे पर इस तरह का आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? यह है NH 925, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925। तो राजस्थान के बाड़मेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को असम सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? असम सर्व शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है लवलीना बोरगोहेन को। आपको याद होगा लवलीना बोरगोहेन जो हैं, इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और वैसे ये असम की पहली महिला हैं जिन्होंने असम के लिए कोई भी मेडल जीता है ओलंपिक्स में। तो इसीलिए हाल ही में असम की सरकार ने असम सर्व शिक्षा अभियान के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। आप जानते हैं अभी के समय भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं और उनमें से एक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। तो आपको बताना है इसका नया CMD किसको अपॉइंट किया गया है। CMD का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो हाल ही में बने हैं ये अरुण कुमार सिंह। BPCL के नए CMD बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड है। आपको इन सभी क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, NIRF रैंकिंग 2021 में कौन सी नई कैटेगरी को पहली बार शामिल किया गया है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मेडिकल, रिसर्च, आर्किटेक्चर या फिर डेंटल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु का नया राज्यपाल किसको अपॉइंट किया गया है? एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि भारत कौन से साल में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2022, 23, 2024 या फिर 2025? तो जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 8 से लेकर 14 सितंबर यानी कि सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाती है तो आप उसका आंसर ईजिली कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।